नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर की ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के वो सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, ईपीएफओ या फिर कोई और एग्जाम जिसमें करंट अफेयर और जनरल स्टडी उसके सिलेबस का पार्ट है, उन सारे एग्जाम में ये काफी यूजफुल आपके लिए होने वाली है वीडियो। चलिए मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है कृष्णा और जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मेरे साथ अटेम्प्ट करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन को सही आंसर कर पा रहे हैं। कोई गलती करते हैं या कुछ क्वेश्चन में आप बाय मिस्टेक गलती हो जाती है आपसे, तो उन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके एक्सप्लेनेशन को काफी नोट करिए और फिर उस हिसाब से अपने स्टडी को प्लान करिए कि कहां आप लैग कर रहे हैं, कहां आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से जिसमें बोला जा रहा है आपसे, विद रेफरेंस टू द G7 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये G7 जो कंट्री है, G7 कंट्री कौन कौन सी है उसके रिगार्डिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनको ध्यान में रखते हुए, यानी G7 कंट्री को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको बताना है कि भाई ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट, इन तीनों स्टेटमेंट को देखते हुए फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ कनाडा। इसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट जैसे यहां पे दे रखा है आपको, और उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, ये कुछ कंट्री के नाम दे रखे हैं जो आपसे बोला जा रहा है कि ये G7 के पार्ट है। ये फर्स्ट ऑप्शन में हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज हेडक्वार्टर एट वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई ये क्या नाम है, ये अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द एनुअल समिट आर कंसीडर बाय हेडेड लीडर्स ऑफ मेंबर कंट्री ऑफ रोटेशनल बेसिस, यानी कि जो इनकी जो मीटिंग होती है और मीटिंग में जो काम जो हेड होता है वो रोटेशनल बेसिस पे हेड डिसाइड किए जाते हैं। अ डिसीजन टेकन बाय द लीडर ड्यूरिंग द एनुअल समिट। और ये जो हेड कौन बनेगा, ये जो इनका जो हर साल जो एनुअल जो मीटिंग होती है उसमें ये कंसीडर किया जाता है। और ये जो समिट है नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि ज्यादा मैंडेटरी नहीं है कि इसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, नॉन बाइंडिंग का बाइंडिंग नहीं है कि भाई आपको मैंडेटरी है कि करना ही करना है। तो इस तरह से पूछा जा रहा है आपसे कि भाई कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है ए में कि 1 और 3 यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, और बी में बोला जा रहा है आपसे कि भाई थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है, सी के अंदर कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी के अंदर बोला जा रहा है कि ऑल 3 यानी कि ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। बी में जो बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट ओनली 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि मैं बोल सकता हूं इसके अंदर कि भाई ये वाला ऑप्शन, ये देखो ये करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये बी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बाकी जो दोनों स्टेटमेंट आपको बोला गया था कि बाकी जो 2 स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट इसके अंदर जो रशिया को लिया गया था, रशिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये गलती हो गई थी फर्स्ट में। और सेकंड में जो बोला गया था कि भाई इसका जो हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये एक तरह से इसका कहीं पे भी, क्योंकि ये जो G7 जो फॉर्मेशन किया गया था, जो पहले G8 था, ठीक है, पहले G8 था, बाद में G7 में कन्वर्ट हो गया रशिया को बाहर निकालने के बाद। तो इसका कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फॉर्मल हेडक्वार्टर कहीं पे भी नहीं है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि G7 का की मीटिंग होती है एनुअल बेसिस पे, ये स्टेटमेंट सही है। और इसी के ऊपर डिसाइड होता है कि भी नेक्स्ट लीडर इसका कौन बनेगा। ठीक है, ये उस कंट्री के द्वारा ही रोटेशनल बेसिस पे इसका हेड
डिसाइड होता है। हेडक्वार्टर नहीं है बट कि हेड यानी कि कौन इस मीटिंग का चेयरमैन होगा। यूजुअली ऐसा होता है जो कंट्री होस्ट करती है G7 की मीटिंग वो इसका हेड बनता है। और नीचे जो इसके बाद जो बोला गया जो इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो नॉन बाइंडिंग होता है। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि जरूरी नहीं है इसको फॉलो किया जाए, आपके ऊपर है, ये फॉलो किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर हो गया ये हो गया हमारा बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूबीआई, इट मींस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपके लिए, इसमें बोला जा रहा है कि अंडर यूबीआई कैश इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द सिटीजन, सिटीजन को डायरेक्टली कैश प्रोवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड में बोला जा रहा है, द पर्पस ऑफ यूबीआई इज टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को कम करना इसका टारगेट है, इसका पर्पस है। एंड इंक्रीज इक्वालिटी, इक्वालिटी अमंग सिटीजन, कि सबकी इनकम एक जैसी हो, बराबर हो, किसी के पास ज्यादा इनकम ना हो, किसी के पास कम इनकम ना हो, यानी कि एक जैसी इनकम हो, सिमिलैरिटी आए उनके अंदर, इक्वलिटी आए। तो ये इसका सेकंड पॉइंट जो आपसे बोला गया है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए ये है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है उसमें बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2016-17, यानी कि 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये एडवोकेट किया गया था, यानी कि इस चीज का एक तरह से आप कह सकते हैं बढ़ावा दिया गया था। इस चीज को एक तरह से आप ये बोल के इसकी वकालत की गई थी कि भाई ये हमारी कंट्री में यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक पेमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ताकि हम पॉवर्टी रिड्यूस कर सके और डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जा सके लोगों के अकाउंट में। ये बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि भी इसका जो 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ऑल 3, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर जो पूछा गया आपसे करेक्ट, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट के हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यानी कि ऑल 3, यानी कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था कि यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसमें कैश ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है, किसको, सिटीजन के अकाउंट में। तो ये इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि इसका जो पर्पस है यानी ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि पॉवर्टी रिड्यूस करना है फर्स्ट, और उसके बाद इंक्रीज करना है इक्वालिटी, यानी कि सबकी इक्वलिटी, इनकम, लाइफ स्टैंडर्ड ये सब इक्वल एक जैसा हो, और पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। ये इसका मेन मोटिव है। ये दो जो आपको बताएगा, फर्स्ट मोटिव जो ये बताएगा ये है, और सेकंड मोटिव आपको ये बताया कि ये इसका सेकंड मोटिव है। अच्छा, उसके बाद जो बोला गया कि इस चीज को, इस स्कीम को, यानी कि यूबीआई जो स्कीम है यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो रिकमेंडेशन है, या यूं कहें कि इसको जो एडवोकेट किया गया था हमारी कंट्री के अंदर, वो किया गया था 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अंदर ये बात बोली गई थी, ठीक है। यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया, यानी ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चलो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं फिर समझते हैं। ये डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ क्वेश्चन है, ये देखो तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में ये है, विद रेफरेंस टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन में जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसे ध्यान में रख करके स्टेटमेंट को पढ़िए, और फिर नीचे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट, एक मिनट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है उसको पढ़ लेते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से बोला है, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, यानी कि जो ये डीएनए टेक्नोलॉजी है ये एक तरह से न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाने को ये प्रेफर करता है, इसको लीड करता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट
स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि भी एलिजा एक टेस्ट होता है, एलिजा जिसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरबेंट एसे। ये एक तरह का टेस्ट है जो बोला जा रहा है ना, एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये इसका एक एग्जांपल है, ये बोला जा रहा है। फर्स्ट में बोला गया कि भाई ये कि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को लीड करता है फर्स्ट के अंदर, और सेकंड के अंदर बोला गया कि ये जो एलिजा है ये इसका एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हमारे मेडिकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो दो स्टेटमेंट थे, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ए में बोला जा रहा है कि वन ओनली, बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड ओनली, सी में आपको बोला जा रहा है कि दोनों फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। ठीक है, तो आजकल ये न्यूज में है क्योंकि कई सारे डिसीज हमारे आसपास हो रही है, उस वजह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर जो हो गया इसका बोथ, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब समझ लेते हैं ये डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। तो ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्या करती है, ज्वाइन करती है टुगेदर मॉड्यूल्स को, जो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको ये कंबाइंड करती है, इसको ज्वाइन करती है इसके अंदर। ठीक है, और मेनली जो ये डीएनए टेक्नोलॉजी, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉड्यूल प्रोसेस जो होता है, ये मेनली 4 तरह की फील्ड के अंदर आजकल हो रहा है, यानी कि साइंस की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, और नेक्स्ट इंडस्ट्री वगैरह में कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, साइंस में इनोवेशन करने के लिए, मेडिसिन की फील्ड में इसलिए कि कोई दवाई वगैरह कोई इन्वेंट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, और एग्रीकल्चर में न्यू कोई फूड वगैरह कुछ जिसकी खेती कई बार कुछ लोकेशन में पॉसिबल नहीं है, तो बीज वगैरह कुछ इस हिसाब से बनाया जा सके, इसलिए होता है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी कि ये ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला था, जो एलिजा जिसकी फुल फॉर्म बताई गई है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरबेंट एसे, ये एक तरह का टेस्ट होता है, और इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज कितनी है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं और उसे मेजर करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज जो होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, उनको ढूंढता है और उसे टेस्ट किया जाता है हमारी बॉडी में कितने एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है, मेन जो काम होता है इस टेस्ट का। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा सी हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द थर्मल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको ध्यान में रख करके आपके पास दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रख के आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। ध्यान देना, या नॉट करेक्ट बोला गया है, इट मीन्स हमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट 1 में जो बोला जा रहा है पढ़ लेते हैं, इट कैन इंटरसेप्ट डिस्ट्रियो शॉर्ट मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, यानी कि ये जो है आपके पास टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये एक तरह से सिस्टम है डिफेंस का, जिसे शॉर्ट में थार भी बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि मीडियम और शॉर्ट रेंज के जो भी ब्लास्टिक मिसाइल कि कहीं पे अटैक होने वाले हैं उसे क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि कोई मान लीजिए कोई एनिमी, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के कंपैरिजन में मान लेता है चाइना या फिर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, कोई मिसाइल छोड़ता है, तो ये क्या करता है, मिसाइल के आने से पहले रास्ते में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि हमारे यहाँ पे अटैक कंप्लीट नहीं होने देता है। ये मेन काम है इसका। ठीक है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट के अंदर। सेकंड में बोला जा रहा है इट इज ट्रांसपोर्टेबल। ये क्या है, ट्रांसपोर्टेबल, यानी कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके आसानी से जा सकते हो। एंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर अटैक अगेंस्ट एनिमी, यानी कि इसका इस्तेमाल आप अपने एनिमी, यानी जो आपके दुश्मन है, यानी कि जैसे मान लीजिए चाइना पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो वो हमारे अगर दुश्मन बन गए, ठीक है, तो हम उसके अगेंस्ट में इसकी हेल्प से अटैक कर सकते हैं, यानी कि मिसाइल वगैरह छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आपको ये बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट, उसके हिसाब से जो 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट क्या है। फर्स्ट में बोला जा रहा है 1 ओनली, सेकंड में बोला जा रहा है 2 ओनली,
सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, यानी कि दोनों में से कोई सा नहीं, यानी कि दोनों ही गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यानी करेक्ट का मतलब है कि भाई जो पूछा गया था नॉट करेक्ट, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है नॉट करेक्ट पूछा, यानी कि जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो गया वो सेकंड हो गया। यानी कि इसके अंदर जो बोला गया था ना कि ट्रांसपोर्टेबल, हाँ भाई ये ट्रांसपोर्टेबल तो है, इसको एक जगह से आप दूसरी जगह इजिली लेके जा सकते हो, बट ये जो बोला गया ना कि आप इसे यूज कर सकते हो अ फॉर्म ऑफ अटैक अगेंस्ट एनिमी, कि इसकी हेल्प से आप एनिमी के अगेंस्ट अटैक कर सकते हो, मिसाइल छोड़ सकते हो। ये काम नहीं है। इसका काम क्या है कि मान लीजिए यहां से कोई अटैक हो रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है और ये हमारी कंट्री है, ठीक है, तो ये क्या करती है, आने से पहले रास्ते में यहां पे इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि हमारे यहां तक आने ही नहीं देती। ये इसका काम है, यानी कि ये एंटी मिसाइल का काम करती है, यानी कि कोई अटैक हो रहा है तो उसको डिफेंस का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, खुद अटैक नहीं करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये यहां पे गलती हो गई स्टेटमेंट के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको बोला था ना कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, थार्ड बोल देते हैं, तो ये एक तरह से क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स को, ठीक है। तो यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट बताना था, तो गलत कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से क्योंकि सेकंड गलत है तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि जो सेकंड होने से, यानी कि ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेस क्रू ड्रैगन। अब ये स्पेस क्राफ्ट क्रू ड्रैगन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास और ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ द डेमो 2 मिसाइल ऑफ नासा एंड स्पेस एक्स, यानी कि ये किसका मिसाइल है, कि डेमो 2 मिसाइल है, किसका, नासा का और स्पेस एक्स, इन दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, और इनका ये मिसाइल है जिसका नाम है स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि रिसेंटली स्पेस एक्स बिकम फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, यानी कि ये ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है टू लॉन्च पीपल इनटू द ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कि स्पेस के अंदर भेजने वाली ये दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई है। अदरवाइज ये इस तरह की जो स्पेस मिशन होता है ये किसी कंट्री की जो नेशनल एजेंसी जो होती है वो ये काम करती है। जैसे अमेरिका के अंदर जो हर कोई जानता है कि भी नासा है, और हमारी कंट्री में आप लोग जानते ही हैं कि इसरो ये काम करती है, ठीक है। और अगर डिफेंस से रिलेटेड है DRDO करती है ये काम, ठीक है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में एक्टिव है। ये आर्मी वगैरह से रिलेटेड जो काम होता है वो ये करती है, और ये जो डेवलपमेंट के काम है वो इसरो करती है, ठीक है, हमारी कंट्री की बात करें तो। चलिए अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, किसके रिगार्डिंग में, स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ए में बोला जा रहा है फर्स्ट ओनली, बी में बोला जा रहा है सेकंड ओनली, और सी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर 1 nor 2, यानी कि फर्स्ट सेकंड कोई सा भी सही नहीं है, दोनों ही गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। यानी कि जो ये क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है ये भाई नासा का प्रोजेक्ट है, यानी कि डेमोटिव मिशन ऑफ नासा है। नासा के साथ कौन मिलकर काम कर रही है, स्पेस एक्स, ये दोनों मिलकर काम कर रही है, ठीक है। यानी कि नासा तो भाई ये एक तरह से कह सकते हो कि नेशनल एजेंसी है किसी, ठीक है, और ये क्या एक प्राइवेट एजेंसी है, ये प्राइवेट एजेंसी और ये नेशनल एजेंसी दोनों मिलकर के काम कर रही है, और ऐसा करने वाली स्पेस एक्स पहली प्राइवेट एजेंसी बन गई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है कि भाई स्पेस एक्स ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है, इस तरह जो बोला है, और इससे पहले USA, रशिया और चाइना ऑर्बिट में किसी स्पेस मिशन को भेजने वाली जो पहले की 3 कंट्री यही है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी बन गई स्पेस एक्स, ये अलग बात है। अदरवाइज जो कंट्री है
कंट्री कौन कौन सी? यूएस, रशिया और चाइना इससे पहले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का मतलब है कि भाई सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। तो आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि भाई ये इसरो और जो डीआरडीओ है इसका फाउंडेशन कब हुआ था। ठीक है, फाउंडेशन कब हुआ था और इसके फर्स्ट हेड कौन है, फर्स्ट हेड या फिर चेयरमैन फर्स्ट, और करंट में कौन है। ठीक है, करंट में कौन इसके हेड या चेयरमैन है, जो भी है करंट में कौन है एट प्रेजेंट, और फर्स्ट कौन थे और इसकी स्टैब्लिश कब हुआ था। और हाँ, ये कंट्रोल में गवर्नमेंट की किस डिपार्टमेंट के अंदर ये दोनों आते हैं, आपको ये भी बताना है, यानी कि ये किस मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, आपको ये दोनों ये भी बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन है जो किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैं वो बताना चाहूंगा कि भी कुछ ऐसे एरिया हैं जो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, जब जेएनके में क्या हुआ, जेएनके को डिवाइड करके 2 यूटी बना दी गई है। ठीक है, एक जेएनके बना दिया गया है और एक लेह लद्दाख बना दिया गया है। ठीक है, ये 2 जो यूटी बन गई है, लेह लद्दाख और जेएनके 2 यूटी बन गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया का एक नया मैप जारी हुआ है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसमें कुछ एरिया चाइना और क्या नाम है नेपाल के साथ डिस्प्यूट हो गया कि नेपाल वाले कह रहे हैं कि भाई ये एरिया हमारा है। ठीक है, नेपाल वाले, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा है। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट है कुछ एरिया को लेकर के। तो इन दोनों के बीच में बताना चाहूंगा कि भाई कोई, क्योंकि ये हमारी कंट्री जो है नेपाल या नेपाल चाइना या फिर इंडिया की बात करें, हम ये आसपास की इंडिया या पाकिस्तान की भी बात करें, यहाँ पे कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं, कोई दीवार नहीं बनाई गई है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, कुछ एरिया में डिस्प्यूट अभी भी है। क्योंकि इससे पहले क्या था, जो ये नेपाल इंडिया वगैरह ये जो एरिया था पूरा अखंड भारत था ये पूरा। तो कुछ एरिया के बीच में आज भी डिस्प्यूट बना रहता है। वो इसलिए कि कुछ लोग समझते हैं कि ये इंडिया का पार्ट है, कुछ समझते हैं नेपाल का पार्ट है। एक्चुअल में क्या है, ये पूरा कंबाइंड किसी टाइम पे एक कंट्री हुआ करता था। उसके बाद ब्रिटिश ने भी क्या किया था, दोनों के ऊपर रूल किया था। यानी उनके टाइम पे ये सारा पार्ट क्या है, सब इंडिया ही था। ठीक है, बाद में जाकर के भी अलग अलग जो डिवाइड हो गए वो अलग बात है। ठीक है, तो वो कभी भी प्रॉपर मैप या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉपर बॉर्डर कभी बने नहीं। इस वजह से आज तक ये कंफ्यूजन है। आई होप जो डाउट था क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।